मेरी शादी अगर इस गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी। ऐसा कहने वाला एक नौजवान जिसके विचार थे कि इंसान को आसानी से मारा जा सकता है लेकिन उसके विचारों को नहीं। जिसने कभी सावरकर तो कभी लेनिन, कभी मार्क्स तो कभी स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ा, लेकिन आज हम उसके विचारों को पढ़ते हैं जिसकी इमेज हमारे मन में एक एग्रेसिव वाली है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि वह एक किताबों से भरा ज्ञान का भंडार था। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान के बारे में जो अपने बीए ग्रेजुएशन के पेपर दे रहा होता है और तभी उसके माता पिता उसे एक सजेशन देते हैं कि हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। लेकिन वह व्यक्ति इस प्रपोजल को ठुकराते हुए यह कहता है कि अगर मेरी शादी अंग्रेजों से भरे इस गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी। और एक ऐसा नौजवान जो महज 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गया और आज़ादी की ऐसी लौ जलाने वाला नौजवान जिसने अंग्रेजी हुकूमत के आसमान में सुराख कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं भगत सिंह के बारे में। आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को 93 साल हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या जिस भगत सिंह को हम अपना हीरो मानते हैं, जिसके बारे में सोचते ही हमारे मन में एक व्यक्ति और एक बंदूक और मूंछों में ताव देने वाले व्यक्ति का स्ट्रक्चर उत्पन्न होता है, या जिनके पोस्टर्स हम दीवारों पर लगाते हैं, या जिनके वॉलपेपर अक्सर हमारे मोबाइल फोन्स पर दिखते हैं, जिनके बारे में किसी व्यक्ति से पूछो तो वह भगत सिंह के फॉलोवर के रूप में उनके कदमों में चलने की बात करता है, एक जोश और उत्साह के साथ। लेकिन एक बार आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या सही में उनके कदमों पर चलते हैं, या उनकी फ़ोटो एक मोबाइल में लगाकर अपने आप को उनका फॉलोवर बताते हैं। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस भगत सिंह को हम जानते हैं वह हमारे मोबाइल फ़ोन्स के वॉलपेपर और घरों की दीवारों के पोस्टर्स तक सीमित नहीं है। वह भगत सिंह अनगिनत किताबों से गढ़ी हुई एक प्रतिमा है जिसके रोम रोम में हजारों पन्नों का ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए जिंदगी के हर सवाल का उनके पास फिट आंसर था। क्या आपने और हमने कभी उनके बारे में सुना कि भगत सिंह कभी सही और गलत के बीच में फैसला न कर पाए हों? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि जो पढ़ता है ना वह हजारों दिमाग का ज्ञान अपने अंदर भर लेता है, और जब सिचुएशन प्रश्न करती है तो थाउजेंड ऑफ ब्रेन्स से सोचकर आंसर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ हमारे भगत सिंह थे जो बुक्स की ओर डाउन थे, जो स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन्स, इंस्पायरेशनल रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ते थे, और उम्र के पड़ाव के साथ साथ उनका स्कोप और भी बढ़ता गया। उनके द्वारा हर थिंकिंग का मटेरियल पढ़ा गया। भगत सिंह जब जेल में थे तो उन्होंने कभी लेनिन को पढ़ा तो कभी सावरकर को पढ़ा, कभी मार्क्स को पढ़ा तो कभी स्वामी विवेकानंद को पढ़ा। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसके पीछे पूरी अंग्रेज हुकूमत पड़ी हुई थी। उनकी किताबों को लेकर दीवानगी हैरान करती है। और एक ऐसा क्रांतिकारी जो जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी राइटिंग आर्टिकल्स लिखकर अपने विचार व्यक्त करता था, जो कई लैंग्वेज हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी के नॉलेजेबल थे। और एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होते हुए भी आज़ादी की मांग को लेकर ऐसी बातें करता था जो अगले दिन अखबारों के पहले पन्ने पर छपी रहती थी, और हर नागरिक का खून आज़ादी के लिए खौल उठता था। अपनी राइटिंग्स में उन्होंने कई तरह से कैपिटलिज्म को अपना शत्रु बताया। वह लिखते हैं कि मजदूरों का शोषण करने वाला हर व्यक्ति
चाहे वह भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। हम सुनते हैं कि भगत सिंह हर वक्त अपनी जेब में पिस्तौल रखते थे, लेकिन ये तुरुत भी नहीं है, क्योंकि उनकी जेब में डिक्शनरी और किताबें हुआ करती थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस उम्र में हम अच्छी तरह बोल भी नहीं पाते और चल भी नहीं पाते, महज उस 4 साल की उम्र में सभी चीज़ों को समझते हुए भगत सिंह अपने खेत में कुछ सीड कर रहे होते हैं। जब उनके पिताजी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो वह कहते हैं ना कि मैं खेत में बंदूक बीज रहा हूँ, जिससे बड़े होकर इसी फसल से मैं अंग्रेजों की कैद से इस देश को आज़ाद करवा सकूं। और पढ़ने की ऐसी लौ कि जब भगत सिंह जेल में थे और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जा रही थी, तो वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। और तभी एक पुलिसकर्मी आता है और कहता है कि फांसी का समय हो रहा है। तभी भगत सिंह बोलते हैं, जरा रुको, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से तो मिलने दो। और अगले 1 मिनट तक वह किताब पढ़ते हैं और फिर किताब बंद करके छत में उछालते हुए कहते हैं, ठीक है अब चलो। ये तो बात थी भगत सिंह के द्वारा लोगों की जीवनी पढ़ना, लेकिन इसके साथ वह एक अच्छे पोएट और राइटर भी थे। मात्र 19 साल की एज में देश सेवा के लिए घर छोड़कर निकलते हुए उन्होंने एक लेटर में लिखा कि मेरा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है, जो भारत की स्वतंत्रता है। इसलिए कोई भी आराम या सांसारिक सुख मुझे नहीं लुभा सकता। और ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह ने जेल में रहते हुए कई किताबें लिखी, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई किताबें किसी कारण डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन जो उनकी यादों के तौर पर बच गई, वह उनकी डायरी थी, जिसमें उन्होंने कई कविताएं लिखी, नोट्स बनाए और कुछ बेस्ट राइटर्स की कुछ ग्रेट लाइन्स भी लिखी। एक बुक जिसे मैं आपसे कहूँ पढ़िए, द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स, जिसमें भगत सिंह द्वारा लिखी गई पोएम्स और सेइंग्स के बारे में लिखा गया है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक आर्म्ड क्रांतिकारी की उनके छवि के विपरीत उनकी डायरी उनके भीतर के कवि और लेखक को उजागर करती है, जिसमें कई प्रकार से भगत सिंह द्वारा सोशल और पॉलिटिकल समस्याओं को सामने लाया गया है, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जैसे सब्जेक्ट से लेकर अपराध और कानूनी न्याय शास्त्र तक उनकी डायरी में उनके लिखे गए अंश ये दर्शाते हैं कि युवा भगत सिंह ने कितना गहरा अध्ययन किया था, वे अपनी उम्र से कितने ज़्यादा समझदार थे। जो उनकी इमेज को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दर्शाई गई उनकी टेररिज्म इमेज से बिल्कुल विपरीत ले जाती है। और एक बात शायद आप जानते होंगे कि जब भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स और चंदन सिंह की हत्या में दोषी ठहराया गया और मार्च 1931 को महज 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया, तो उनकी मृत्यु के बाद वह पॉपुलर फोक हीरोज बन गए। और जवाहरलाल नेहरू उनके बारे में लिखते हैं कि भगत सिंह अपने टेररिज्म के कृत्य से फेमस नहीं हुए, बल्कि इसलिए वे लाला लाजपत राय के सम्मान और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करते दिख रहे थे। वे एक प्रतीक बन गए जिन्होंने एक्ट को भुला दिया और कुछ महीनों के भीतर पंजाब की प्रत्येक सिटी और विलेज और शेष नॉर्थर्न इंडिया में उनके नाम की गूंज उठने लगी। ये सब जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में लिखते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी या कहें तो सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। एक ऐसा नौजवान जिसने मजिस्ट्रेट तक को पिघला दिया। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट उनकी फांसी के समय उपस्थित रहने को तैयार नहीं था। उनकी मौत के असली वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद एक जज ने वारंट पर साइन किए। अगर मैं आपको उनके विचारों पे ले चलूँ तो उनके विचार यह थे कि किसी भी इंसान को मारना आसान है, लेकिन उसके विचारों को नहीं।
बड़े बड़े साम्राज्य टूट जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, लेकिन उनके थॉट्स बच जाते हैं। भगत सिंह जो आज़ादी की कीमत को जानते थे और उसके लिए उन्हें साम्राज्यवाद के शोषणकारी पहलू को खत्म करने की ज़रूरत थी। उनकी राय के अनुसार जिस प्रकार रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसी प्रकार भारत में एक क्रांति की ज़रूरत थी जो भारत में परिवर्तन ला सकती थी, जिसके बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता है, जो अंततः इंडियन इंडिपेंडेंस के कैंपेन का युद्ध बन गया। तो ये सब चीज़ें जान के आपको क्या लगता है? क्या आप लोगों के मन में अभी भी भगत सिंह की वही एग्रेसिव वाली इमेज है, या फिर दूसरे पहलू को सुनकर आप लोग भगत सिंह की इमेज को बंदूक की जगह किताबों के साथ देखते हैं जिसमें ज्ञान भरा है? मैं ये मानता हूँ कि किसी भी एक पहलू में न जाएं, दोनों को अपनाना जरूरी है। किसी जगह अपराध हो रहा हो या कोई गलत काम हो रहा हो, तो वही आक्रामक वाले भगत सिंह बन जाओ और चीज़ों को संभालना शुरू करो। और खाली हो, कुछ ना कर रहे हो, तो भगत सिंह की तरह अध्ययन करना जरूरी है। लोगों की ऐसी जीवनी के बारे में पढ़ना जरूरी है जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते। क्योंकि वही बात है ना, अगर हमारे अंदर ज्ञान भरा होगा तो हम दूसरों को भी उस ज्ञान के बारे में बता सकते हैं और वीर योद्धाओं के मार्ग पर चलने को कह सकते हैं, जहाँ से अभी हम स्वतंत्र हैं। क्योंकि भगत सिंह की तरह और भी वीर पहले के युवा ही नहीं, बल्कि अभी के युवाओं के आदर्श हैं, इंस्पायरेशनल हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।